नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिपाही भर्ती में पेपर लीक का मामला। पेपर लीक कांड में चार्जशीट दाखिल की गई है। साइबर कोर्ट में ईओयू ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सरगना संजीव मुखिया पर चार्जशीट फाइल की गई। बिट्टू, अश्विनी, अभिषेक पर चार्जशीट। प्रिंटिंग प्रेस मालिक कर्मचारी पर आरोप पत्र है। परीक्षा से पहले वायरल किया गया था पेपर। पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा। 1 अक्टूबर 2023 को ये परीक्षा आयोजित की गई थी। संगठित अपराध में ये सभी आरोपी शामिल थे, इसकी जानकारी भी चार्जशीट में दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो है वो सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड का जो है अनुसंधान किया जा रहा था और इस मामले में जो तथ्य आए थे, जो साक्ष्य मिले थे ईओयू को, और पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने जो अपना गुनाह स्वीकार किया था, उन सभी को लेकर के जो कह सकते हैं कि आरोप पत्र वो तैयार किया गया और उस आरोप पत्र को जो है वो गुरुवार को कोर्ट में सबमिट किया गया है और इसकी आधिकारिक जानकारी जो है आज आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी हैं नैयर हुसैन खान, उनके द्वारा जो है वो दिया गया है। और इसमें जो बातें बताई गई है कि इस आरोप पत्र में जो पेपर लीक कांड से जुड़े जो लोग हैं, जिसमें सरगना जो है संजीव मुखिया को बताया गया है और इनके बेटे डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू में मुख्य सहयोगी जो है अश्विनी रंजन के अलावा कह सकते हैं कि जो अभिषेक हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं और उनके कर्मी, इन सभी को आरोपित बनाया गया है और इन लोगों की जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित की गई है। हालांकि डॉक्टर संजीव जो है वो अभी फरार है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कानून के जद में है, न्यायिक हिरासत में है। तो इन सभी के खिलाफ जो है आरोप पत्र दायर किया गया है और ये भी बताया गया कि ये लोग जो है वो आदतन अपराधी हैं। इस तरह से संगठित जो अपराध होते हैं पेपर लीक कांड से जुड़े हुए, उसमें पहले से भी आरोपित हैं। इन लोगों के ऊपर पहले से भी आरोप पत्र जो है वो दायर हुआ है। तो ऐसे में अब कोर्ट को पर निर्भर करता है कि इन लोगों के खिलाफ किस तरह के है वो धाराएं आगे लगेगी, किस तरह से जो है इन लोगों के ऊपर जो है वो सजा मुकर्रर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। न्यूज 18 ने इसकी जानकारी पहले ही अपने दर्शकों को दिया था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को जो है वो टेंडर मिला था इस पेपर को छापने के लिए, उसके पास अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। वो दूसरे को हायर करके और पेपर छपवा रहा था और वो भी एक कमरे में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस चलाया जा रहा था और उसमें जो कर्मी शामिल थे उनसे संजीव मुखिया और उनके बेटे ने संपर्क साधा और पूरा नेक्सस जो है वहीं से चला। और जब ये पेपर छपाई होकर के जो वेयर हाउस होना चाहिए था, जहाँ पे लॉकिंग सिस्टम यानी कि डिजिटल लॉकिंग सिस्टम के अंदर रखना चाहिए था, वहां ना रख करके साधारण एक कह सकते हैं गोडाउन में रखा गया था और मोतिहारी भेजने के दौरान ये पेपर लीक किया गया था। इस बात को खुद स्वीकारा था डॉक्टर अमित, आपने पेपर लीक की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आगे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होगी? इसमें से अहम बात है कि अब के जो वकील हैं वो अपने तथ्यों को रखेंगे। जो चार्जशीट में बातों को रखा गया है उसको प्रमुखता से कोर्ट के सामने जो है वो रखने का काम करेंगे। लेकिन जो बचाव पक्ष होंगे, जैसे डॉक्टर शिव है, बाकी आरोपित जो है जिन्हें बनाया गया है, उनके जो वकील हैं वो इन बातों को काटने की कोशिश करेंगे। तो कोर्ट में इस मामले को लेकर के आगे की सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट जो है न्यायाधीश जो है वो निर्धारित करेंगे कि जो बातें ईओयू की तरफ से रखी गई है, जो साक्ष्य रखे गए हैं, सबूत रखे गए हैं और जो कबूलनामा है वो पुख्ता है। अगर पुख्ता है तो जाहिर सी बात है कि इसके आधार पे जो सजा है वो मुकर्रर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईओयू का जो अनुसंधान है वो मजबूत अनुसंधान है, जो ईओयू का दावा है, और इसके आधार पे इन सभी को जो है वो सजा दी जाएगी कि ये आदतन अपराधी हैं। इस तरह से जो अपराध इन्होंने पहले भी किया है और अभी जो पेपर लीक किया था इसमें जो आरोपित बनाए गए हैं उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रिया है सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगा कि इनके ऊपर कौन सी जो है कितनी सजा जो है वो मुकर्रर की जाए। वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला, क्या कुछ निर्णय सुनाती है, साथ ही साथ ये प्रक्रिया आगे कैसे और कब तक पूरी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर सासाराम से, जहां ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद जमकर बवाल हो गया। नाराज लोगों ने शव के साथ बड्डी थाना पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने थाने का घेराव किया है, पथराव भी किया। लोगों के पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की, जिसमें लोगों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया।
पथराव और लाठीचार्ज में जवान और ग्रामीणों को चोट आ गई। मौके पर सदर एसडीओ एसडीपीओ मौजूद है। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नाराज लोगों ने सदर एसडीओ की गाड़ी का शीशा तोड़ा है। कई दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि गुरुवार को दुकान बंद कर लौट रहे कारोबारी सूरत सोनी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही उनके पास से सोने का गहना 20,000 से अधिक के कैश लेकर मौके से फरार हो गए थे। दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जवान ग्रामीण जख्मी हो गए हैं। पथराव की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सभी ग्रामीण आक्रोशित होकर थाने पर पथराव करने पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर लोगों के आक्रोश की आपको नजर आ रही होगी, जहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या हुआ है? दरोगा जी बोल रहे थे कि तुम ही ज्यादा बोलता है, मारे हैं कपार पर। हम विकलांग हैं, हमारा लाठी छीन कर मारे हैं, कपार फंस गया है इतना। हमारा गोड़ जो है विकलांग। कहाँ मारे थे? क्या हुआ था? क्या हुआ था? जब भगदड़ हुआ है तो कल क्या हुआ था? कल तो मर्डर हुआ था। अच्छा, फिर आज क्या करने गए थे? आज सब हमारे गांव का सब लोग गए थे, तो हम लोग भी गए हैं। कहाँ गए थे? बड़ी थाना। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? चक्का जाम हुआ तो प्रशासन जो है लाठीचार्ज करने लगा। हाँ, शरारती तत्वों द्वारा आकर के थाना का घेराव किया, जो कि बीच बचाव में हम लोग भी थे, लेकिन उसी में पथराव भी लोग किया है। बाकी बड़े पदाधिकारी आकर के इस मामला को अपने संज्ञान में लिए हैं। पुलिस की भी चोटें आई हैं क्या? हाँ, चोट दोनों तरफ लगा है। चोट ज़्यादा प्रशासन को लगी है। काम है कि ये लोग बीच बचाव ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शरारती तत्व और कुछ इसमें गलत गतिविधि रखने वाले लोग आकर के ज़बरदस्ती थाना के गाड़ी पे पुलिस पदाधिकारी लोग पे पथराव किया है, जिससे चोटें आई हैं महिला सिपाही को भी। और बिहार में लैंड सर्वे को लेकर लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहीं विभाग के पदाधिकारियों की ओर से घूस मांगने की सूचना मिल रही है, तो कहीं जानबूझकर परेशान करने की बात सामने आ रही है। जमीन के सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विभाग के पदाधिकारियों को हड़काया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पदाधिकारी अपनी कार्यशैली में तब्दीली लाएं, बदलाव लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भूमि राजस्व मंत्री ने आम लोगों के लिए अपना निजी मोबाइल नंबर 94309111 और मेल आईडी revenueminister.bihar@gmail.com जारी कर दिया है। लैंड सर्वे की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 बिहार झारखंड को भी धन्यवाद दिया है। देखिए, न्यूज 18 को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के इतने बड़े आबादी की चिंता की है। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपने कागजात दिखाएं और सर्वे अमीन जो आपके पास या हमारे कर्मचारी या पदाधिकारी जा रहे हैं, उनके पास आप सभी अपना जमीन का डिटेल दें। और सर्वे में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सर्वे का अमीन पैसे का मांग कर रहा है, किसी तरह की भ्रष्टाचार की बीच में बात आ रही है, तो आप सीधा, मेरा मोबाइल नंबर है 9430911111 9430911111 और मेरा ईमेल है revenueminister.bihar@gmail.com। कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिहार की जनता को हमारे विभाग के द्वारा दिक्कत होगा या दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो सीधा हमसे संपर्क करें। हम तुरंत जो है उनके समस्या का निदान निकालें। और इधर बिहार में जमीन विवाद को बढ़ता देखकर एक बार फिर जमीन सर्वे करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन सर्वे के काम से लोग काफी नाराज हैं। लोगों ने बताया कि सरकार के दिए गए निर्देश के हिसाब से जमीन के खतियान, रजिस्ट्री के पेपर, जमीन की जमाबंदी, रसीद सहित कई तरह के कागजातों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कागज लेने के लिए सरकारी कार्यालय पहुंचने पर अधिकारी उनसे मोटी रकम की मांग करते हैं। स्थानीय लोगों ने सर्वे को रोकने की मांग कर दी है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। राज्य सरकार के द्वारा पूरे बिहार में जमीन का सर्वे शुरू कराया गया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और तमाम जगहों पर इसके लिए कर्मचारी और
अमीन की नियुक्ति की गई है। ऐसे में इस सर्वे में जो ज़मीन के धारक हैं उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस सर्वे के दौरान क्या कुछ परेशानी किसानों को और आम लोगों को हो रहा है, इसे जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे हैं कि इस पूरे सर्वे के दौरान क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या परेशानी हो रही। वहाँ धांधली बहुत होता है। ओरिजिनल कागज़, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हाथ में वहाँ कानूनगो, सीओ, अमीन रहते हैं। पैसा लेकर के नक्शा बन जाता है और फिर पुनः दूसरा पार्टी जाता है, पैसा देता है, उसको मिटा दिया है, दूसरा नक्शा बन जाता है। ये सब धांधलियाँ वहाँ होती रहती है। किसान छोटे छोटे हैं, हम लोग सकेंगे नहीं। सरकार का कोई चुस्त व्यवस्था हो, ईमानदारी से सर्वे हो, वो होगा ही नहीं तो किसान मरेगा, उसका ज़मीन उसके नाम पर चला जाएगा, उसका ज़मीन उसके नाम पर चलेगा, ज़मीन बेदखल होगा, मारपीट होगा, समाज में फौजदारी होगा, खून खराबी होगा। अगर हम लोग ब्लॉक में कर्मचारी के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, हर चीज़ के लिए वहाँ पैसा लिया जाता है। दाखिल खारिज में 5,000, पूरा बिहार जानता है कि 5,000 फिक्स रेट है। बिना सीओ 5,000 लिए किसी का दाखिल खारिज नहीं करता है। परिमार्जन जो है एक लॉलीपॉप है। परिमार्जन में किसी का जो है सोल्यूशन ही नहीं होता है। हम कम से कम 50 बार परिमार्जन के माध्यम से अपना खिसरा, अपना रकबा सुधार के लिए आवेदन दिए हैं, आज तक नहीं हुआ। इस सर्वे में बहुत परेशानी होगा। कहे तो जितना लोग कागजात खोजने के लिए जाता है उसमें 1 का 15 लिया जाता है, उसमें भी जल्दी नहीं देता है, 6 महीना साल भर पूरता है। इसीलिए इसको बंद किया जाए। बहुत परेशानी, सर्वे नहीं हो। जहां सर्वे का काम होना है और इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा सर्वे तो शुरू करा दी गई है, लेकिन जब ये अपने रिकॉर्ड को खोजने के लिए सरकार तक जाते हैं तो वो रिकॉर्ड इन्हें नहीं मिल पाता है। अधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। उदाहरण भी इनके द्वारा दिया गया कि हरपुर एलौथ के खतियान और अन्य कागजात को जब खोजने के लिए ये गए, दरभंगा तक गए, तो वहाँ कहा गया कि कुछ मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वच्छ सर्वे सरकार कैसे कराएगी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बताएंगे। जेवर कारोबारी संदिग्ध परिस्थिति में लापता बताया जा रहा है। गरखा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। 20 अगस्त को लापता हुआ था कारोबारी। शेयर ब्रोकर भी थे सचिन कुमार। कारोबारी की तलाश में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। जेवर कारोबारी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया, जिसकी शिकायत थाने में कराई गई। 20 अगस्त को वो लापता हुआ था, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं लग पाया है। शेयर ब्रोकर भी थे सचिन कुमार। कारोबारी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता छपरा से संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संतोष, क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को अब तक मिल पाई है? देखिए, पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें जो आभूषण कारोबारी है सचिन कुमार, हालांकि उनका पूरा परिवार आभूषण कारोबार में है। उनके बड़े भाई राजेश गोल्ड भी है जिनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि सचिन जो है कोलकाता गया था व्यवसाय के सिलसिले में ही, आभूषण व्यवसाय के सिलसिले में। वहां से वापस लौटते वक्त चूंकि 20 तारीख को भारत बंद का आह्वान था तो गरखा के पास बस को रोक दिया गया। किसी तरह से वो एक बाइक से लिफ्ट लेकर के गरखा पहुंचा और वहां के बाद वो ट्रेसलेस हो गया, बिल्कुल उसका मोबाइल भी बंद है और वो लापता है। तो थाने में सूचना दर्ज कराई गई। लगभग 72 घंटे बीतने को है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो परिजन अनहोनी की आशंका से ग्रसित हो गए। पुलिस से मदद की मांग गुहार लग रहा है। हालांकि एसपी ने कहा है कि पुलिस इस मामले में काफी त्वरित कार्रवाई कर रही है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने तमाम छानबीन की। उस लड़के को भी पहचान लिया गया जिससे लिफ्ट लेकर के सचिन गरखा पहुंचा था। उस लड़के ने बताया कि उसने बस लिफ्ट लेकर के यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ से वो आगे गया और कहाँ गया उससे जानकारी नहीं है। पुलिस चूंकि मोबाइल उनका बंद है इसलिए पुलिस को थोड़ी दिक्कत हो रही है। पुलिस जो है इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि पुलिस का यह भी मानना है कि शेयर ब्रोकिंग में कई लोगों का पैसा उन्होंने लगाया था, तो ये आपसी विवाद का भी कारण हो सकता है। किसी भी कारण हो, पुलिस का कहना है कि उन्हें खोजना उनकी प्राथमिकता है। सचिन को खोजने के लिए डीएसपी राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में जो हमारे सदर के एडिशनल एसपी है वे स्वयं इसमें लगे हुए हैं। लगातार छापेमारी भी चल रही है। जो भी संदिग्ध लोग हैं जिनसे किसी तरह की दुश्मनी हो सकती है सचिन की, उनकी भी पहचान की जा रही है। तो पुलिस इस पूरे मामले में काफी संजीदगी से लगी हुई है। लेकिन 72 घंटे बाद सचिन जिस तरीके से लापता हुए हैं तो परिवार वाले काफी भयभीत है और परिवार वाले लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि जल्द ही पुलिस की तफ्तीश में कुछ खुलासे हो सके, कुछ पता लगाया जा सके। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुस्लिम संगठन के लोगों ने मुलाकात की है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। तेजस्वी ने इस दौरान ये कहा कि लालू प्रसाद शुरू से ही अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील रहे हैं और किसी भी धार्मिक मामले में सरकार की दखल अंदाजी के खिलाफ है। उन्होंने एनडीए सरकार पर गैर जरूरी बिल के जरिए सेक्युलर ताने बाने को तोड़ने की साजिश का भी आरोप लगा दिया। साथ ही इसे किसी भी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने का मुस्लिम संगठनों को भरोसा दिलाया है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। बाइक के साथ गंगा में गिर गए हैं एक शिक्षक। नाव पर बाइक चढ़ाने के दौरान नदी में ही शिक्षक गिर गए। दियारा में ड्यूटी पर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। गंगा नदी में लापता शिक्षक की खोज अभी भी लगातार जारी है। नासरीगंज गंगा घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, ये बहुत ही विचलित करने वाली खबर है, क्या अपडेट है? क्या अब तक एसडीआरएफ की टीम को किसी तरह का कोई सुराग हाथ लगा है? देखिए, शिक्षक हैं अविनाश कुमार सिंह हैं और ये स्कूल जाने के दौरान जो है नाव पर से स्लिप कर गए, जिसके बाद दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। हालांकि लगभग 1 घंटे के भीतर जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग भी पहुंच गए हैं। और बता दें आपको कि जो दानापुर एसडीएम है और इसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं, वो जिलाधिकारी के सभी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। लगातार यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो है अधिकारियों के साथ जो है खोजबीन में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। गंगा के पानी में भी कमी नहीं आई है, जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में तेज धार की वजह से जो है शिक्षक बह गए हैं और कई किलोमीटर तक, कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक जो रेडियस है वहां तक एसडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और बता दें आपको कि खुद यहाँ पर एसडीएम जो है मौजूद है। और रजनीश, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि ये घटना कब घटी है, कितना वक्त हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी हुए? देखिए, कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 1.5 घंटे से अब तक कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। स्कूल जाने का जो वक्त था उसी वक्त शिक्षक जो है वो नाव पर सवार हुए थे और उसके बाद उनका पैर स्लिप कर गया था। हालांकि बाइक पर वो रोज आते थे और नाव के सहारे वो स्कूल जाते थे, लेकिन उसी दौरान जो है हादसा हुआ है और हादसा के बाद कोई ट्रेस अभी तक नहीं पता चला है। देखना यह है कि एसडीआरएफ की टीम जो है सूर्यास्त से पहले जो है सफलता हासिल करती है कि नहीं, क्योंकि बहुत तेज धार है और पानी की तीव्र धारा की वजह से जो है शिक्षक का अभी तक ट्रेस पता नहीं चल पाया है। कई स्कूलों के शिक्षक भी पहुंचने लगे हैं और अभी काफी देर तक जो है यहाँ पर हंगामा भी हुआ है और खुद पुलिस प्रशासन अब पूरे घटनास्थल मौजूद है और अधिकारी जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई ट्रेस हाथ लगे। चलिए रजनीश, देखने वाली बात होगी कि कितनी देर में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाता है। क्या शिक्षक वहां से बाहर निकाले जाते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक विचलित करने वाली खबर है। तस्वीरें आपने देखी, बाइक उस चचरी नाव पर सवार थी, लेकिन शिक्षक का पैर फिसलने से वो नदी में डूब गए और फिलहाल उनकी तलाश लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। दियारा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। नासरीगंज गंगा घाट पर यह घटना घटी। आपको बता दें कि हर रोज शिक्षक इसी रास्ते स्कूल जाया करते थे, बाइक को नाव पर चढ़ाकर और फिर वो खुद भी चढ़कर नाव के सहारे नदी को पार करते और फिर अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल पहुंचते थे। और देखिए, आज वो स्कूल नहीं पहुंच पाए, लेकिन एसडीआरएफ की टीम की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। लगातार सर्च अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि वहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। बढ़ते आगे, दरभंगा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। केवटी थाना के 2 चौकीदारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिला डांसरों के साथ नाचते गाते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो केवटी थाना इलाके का है, जिसमें 2 चौकीदार लड़कियों के साथ नाचते झूमते नजर आए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक युवक के बर्थडे पार्टी का है।
जिसमें थाने के चौकीदार भी शामिल हुए। पार्टी में शराब तस्कर शामिल थे। सब ऑर्केस्ट्रा से लड़कियां बुलाई गई थी और शराब पार्टी के साथ साथ डांस भी किया गया। आरोपी चौकीदार का नाम सोनू पासवान ओम पासवान बताया जा रहा है। तीसरा मुकेश पासवान भी पिता के बदले ड्यूटी पर जाता है। आरोप तो ये भी है कि जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर बुलाया तो पुलिस की टीम भी मौके पर नहीं पहुंची। उल्टे पार्टी में शामिल लोगों ने मिलकर एक युवक की बहुत बेरहमी से पिटाई भी कर दी। बहरहाल ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप महिला डांसरों का नाच भी देख पा रहे होंगे और चौकीदार की नाच पार्टी भी। और बाढ़ के पुरायबाग में शौचालय की टंकी में फंसकर 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मकान मालिक सहित 3 नामजद और 5 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मकान मालिक पर बिना सुरक्षा इंतजाम के मजदूरों को टंकी की सफाई के लिए भेजने का आरोप लगा है। टंकी के अंदर घुसने से पहले सुरक्षा की जांच नहीं की गई, जिसमें फंस जाने पर दम घुटने से मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ने के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। और बिहार झारखंड में रिलायंस जियो फिर नंबर 1 बन गया है। ट्राई ने जून 2024 के कंज्यूमर मार्केट शेयर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जून 2024 में बिहार टेलीकॉम सर्कल में रिलायंस जियो के 1,33,000 नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में टॉप पर कायम है। मई 2024 में जियो के पास 4,16,87,594 ग्राहक थे, जो जून में बढ़कर 4,18,20,105 हो गए हैं। मई की TRAI रिपोर्ट के अनुसार बिहार टेलीकॉम सर्कल के 2 प्रदेश बिहार और झारखंड में जून 2024 में 26,146 नए उपभोक्ता मोबाइल सेवा से जुड़े हैं। खास बात तो ये रही कि बिहार टेलीकॉम सर्कल में रिलायंस जियो ग्राहकों को जोड़ने के मामलों में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।